फिर एमसीओ गोंग बजाती हैं, जिससे 30 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। शिकारा को जब इस खतरनाक खेल के नियमों का पता चलता है तो वह घबरा जाता है, जिससे उसकी और हिरोशी के बीच बहस शुरू हो जाती है। डरपोक शिकारा सोचता है कि क्या गलत अनुमान के बाद रिंग से निकलने पर वे सुरक्षित रह सकते हैं। हिरोशी गणना करता है कि जीवित रहने का केवल 1/16 अवसर है, जिससे मृत्यु का 80% से अधिक खतरा है। अचानक पास खड़ा साई चर्चा में कूदता है और बताता है कि 2 से 6 का चांस भी 1/6 है। सकुरा फिर अपने सिद्धांत को साझा करता है कि पासा शायद हेराफेरी किया गया है, जिसमें वजन असंतुलित है, जिससे कुछ पक्ष अधिक बार आते हैं। उसे लगता है कि एमसीओ ने उन्हें अवलोकन और अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहने के लिए कहा है, इसलिए पासे के भार के आधार पर एक चुनना एक पर्यवेक्षण से किया गया निर्णय है। साई इसे चुनौती देते हुए कहता है कि अगर सकुरा को अपने उत्तर पर इतना विश्वास है तो वह पहले रिंग में प्रवेश करे। चर्चा के बीच एमसीओ प्रतिभागियों को एक सुविधा देती है। वह कहती है कि खेल के अंत में किसी भी रिंग में होने पर, चाहे उनका अनुमान सही हो या गलत, वे अगले खेल में शामिल हो सकते हैं। यह शर्त उनके जीवित रहने पर लागू होगी। जब प्रतिभागी इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं, एक तीसरे साल का छात्र शिरुबे नंबर 1 की रिंग में प्रवेश करता है। यह देखकर दूसरे प्रतिभागी भी उसका अनुसरण करते हैं, सोचते हुए कि उसने कुछ विशेष समझ लिया है। लेकिन जीरो अभी भी उत्तर पर विचार कर रहा है और एमसीओ के बयान को सोचता है कि अगर वे अगले खेल में जा सकते हैं तो उन्हें सही अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह मानता है कि यदि वे सही अनुमान लगाए बिना आगे बढ़ सकते हैं तो सही अनुमान शायद खेल जीतने के लिए आवश्यक नहीं है। जीरो एमसीओ के शब्दों पर और विचार करता है और उसके पासे के थ्रो में कुछ अजीब देखता है। उसने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि स्क्रीन कंटेनर के अंदर पासे को दिखाएगी, बस यह बताया कि अगर वह पासा फेंकेगी तो प्रतिभागी स्क्रीन पर पासा देखेंगे। जीरो यह मानता है कि स्क्रीन पर दिखाए गए पासे वास्तव में कंटेनर में विपरीत दिशा में फेंके गए थे, मतलब स्क्रीन पर देखा गया सब कुछ नकली था। इस विचार के साथ जीरो दूसरी रिंग में प्रवेश करता है, हालांकि यह सही उत्तर है या नहीं यह उसे नहीं पता। जब जीरो अपनी गणना साझा करता है तो अन्य प्रतिभागी पहली रिंग छोड़ देते हैं और वह दीवार के पास बैठता है। उसके दोस्त उस पर भरोसा करते हुए उसके साथ बैठ जाते हैं, जिससे शिरुबे ही एकमात्र व्यक्ति बचता है जो पहली रिंग में है। युकिहिरा नाम का एक प्रतिभागी इसे सुनता है और साई के कान में कुछ कहता है। 3 मिनट बचे होने पर वे शिकारा को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि सही उत्तर 3 है, ताकि वे रिंग की दीवार के पास बैठ सकें। इसी बीच साई गुपचुप तरीके से अन्य प्रतिभागियों को बताता है कि 3 सही उत्तर नहीं है और वे शिकारा को फंसाना चाहते हैं। अब 1 मिनट बचा है और एक अन्य प्रतिभागी चिल्लाता है कि सही उत्तर 5 है, क्योंकि पासे में 5 सबसे अधिक बार आता है। सभी 5 की रिंग में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब सकुरा इसमें शामिल होने की कोशिश करता है तो उसे बाहर धकेल दिया जाता है। जीरो भी पुष्टि करता है कि 5 संभवतः सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि पासे असमान रूप से बनाए जाते हैं, जिससे कुछ पक्ष अधिक भार के कारण अधिक बार आते हैं। जीरो के दोस्त पूछते हैं कि क्या उन्हें रिंग बदलनी चाहिए, लेकिन वह उन्हें अपने स्थान पर रहने का आग्रह करता है। इसी बीच शिकारा को समझाता है कि साई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसे रिंग 2 में शामिल होने के लिए कहता है। 10 सेकंड बचे होने पर और कुछ न सूझते हुए सकुरा रिंग 4 में प्रवेश करता है। गार्ड दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे किसी को अपनी स्थिति बदलने से रोका जाता है। जब जीरो को पता चलता है कि शिकारा शायद लोहे की गेंद के नीचे कुचल जाएगा, तो वह उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वह एक रिंग से दूसरी रिंग में कूदते हुए शिकारा को केंद्र से दूर कर देता है। कहानी तब शुरू होती है जब जेन समूह की कार्यकारी सचिव एमसीओ एक बड़ी भीड़ को संबोधित करती हैं, जो ड्रीम वर्ल्ड के बाहरी परिसर में खड़ी है, एक भव्य मनोरंजन पार्क जिसे समूह बना रहा है। एमसीओ सीधे मुद्दे पर आती हैं, वे समूह के वर्तमान सीईओ मारियो जेन के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एक परीक्षा से गुजरेगा ताकि यह पता चल सके कि क्या वे इस प्रतिष्ठित पद के लिए योग्य हैं। यह घोषणा सुनकर भीड़ भ्रमित होती है, क्योंकि उन्हें किसी परीक्षा के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन एमसीओ उनकी बड़बड़ाहट को नजरअंदाज करती हैं और अपनी बात जारी रखती हैं। वह बताती हैं कि जेन समूह का मूल्य कम से कम 100 ट्रिलियन येन है और जो इस परीक्षा में सफल होगा वह इस मूल्यवान कंपनी का उत्तराधिकारी बनेगा। इसके साथ ही एमसीओ एक और पुरस्कार जोड़ती हैं,
परीक्षा के विजेता को व्यक्तिगत रूप से 100 बिलियन येन की अद्वितीय राशि दी जाएगी। इसके बाद वह भीड़ का ध्यान अपने सामने रखे एक बड़े बॉक्स की ओर आकर्षित करती हैं और अपने सहायकों को पर्दा हटाने का इशारा करती हैं। जैसे ही पर्दा हटता है, भीड़ एक ऊंचे धन के ढेर को देखकर दंग रह जाती है। दूसरी ओर समूह के मुख्यालय में सीईओ मारियो जेन भीड़ की प्रतिक्रिया को सीसीटीवी फीड पर देखते हैं। वे एक जोखिम उठाने वाले व्यक्ति हैं जो ट्विस्टेड खेलों के शौकीन हैं। इसके बाद कहानी 8 घंटे पहले के दृश्य में लौटती है, जहां टोक्यो की सड़कों पर एक साहसी चोर जीरो की चर्चा हो रही है, जो एक रॉबिन हुड की तरह ठगों से चोरी करता है और पीड़ितों को उनका पैसा लौटाता है। हाल ही में जीरो ने कुख्यात गिरोह केटियो ऑन डेम से 100 मिलियन येन की राशि बरामद की है और उसका आधा हिस्सा स्थानीय समाचार चैनल को भेज दिया है। इस रहस्यमय व्यक्ति ने यह वादा भी किया है कि वह सभी पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। इसी दौरान टोक्यो में एक युवा गणित शिक्षक यूरी अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यूरी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनकी गणित में गहरी समझ है और वे हाईटेक 3D होलोग्राफिक्स का उपयोग करते हैं ताकि छात्रों को ज्यामिति समझाने में आसानी हो। यूरी की यह योग्यता उन्हें अहंकारी नहीं बनाती, वे प्रत्येक छात्र की सहायता करते हैं। किसी को नहीं पता कि यूरी ही जीरो के नाम से मशहूर ठग हैं। वे 3 दोस्तों शिकारा, हिरोशी और सुनोव के साथ मिलकर बड़े वित्तीय ठगी के पीड़ितों की मदद करते हैं। कहानी में यह भी खुलासा होता है कि कुछ महीने पहले यूरी ने इन तीनों को आत्महत्या से बचाया था। ये लोग अपनी जिंदगी से निराश थे और अपनी कार में दम घुटने से मरने का प्रयास कर रहे थे। यूरी ने उन्हें जीवन में एक उद्देश्य दिया कि वे अपने जीवन को बेकार न जाने दें और उनकी मदद करें। उन्होंने प्रत्येक को एक जहरीली कैंडी भी दी ताकि अगर वे फिर से अपने जीवन को समाप्त करने की सोचें तो उसे खा सकें। दुर्भाग्य से इन तीनों दोस्तों का अपहरण केटियो ओनामी गिरोह के सदस्यों साकुरा और साई सुजाकी द्वारा कर लिया जाता है, जो असली मास्टरमाइंड जीरो को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। शिकारा जल्दी ही डर के मारे जीरो की जानकारी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा सकें, यूरी स्वयं वहां पहुंच जाते हैं और अपने को जीरो के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पता चलता है कि यूरी द्वारा दिए गए कैंडीज में कोई जहर नहीं था, बल्कि उनमें जीपीएस ट्रैकर्स थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके दोस्त खतरे में हैं। उसी रात उन्होंने देखा कि तीनों किसी अज्ञात स्थान पर एक साथ हैं, जिससे उन्होंने संदेह किया कि वे मुसीबत में हैं। तभी एमसीओ और मारियो जेन भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी अद्वितीय उपस्थिति के साथ सभी को एक मानसिक खेल द ब्रेवेस्ट मनी गेम में शामिल होने के लिए मनाते हैं। फिर कहानी पहले दृश्य में लौटती है, जहां एमसीओ भीड़ को परीक्षण का विवरण बताती है। पहला गेम एक पहेली के रूप में है और यदि कोई व्यक्ति इसे हल नहीं कर पाता तो उसके ऊपर एक विशाल लोहे का गोला गिर जाएगा। खेल की शुरुआत में एमसीओ एक कंटेनर में पासा फेंकती हैं और स्क्रीन पर हर बार 1 का अंक आता है। चौथी बार फेंकने के बाद वह कंटेनर को ढक देती हैं और वास्तविक खेल शुरू होता है। प्रतिभागियों को अपने अंतर्ज्ञान और अवलोकन कौशल पर निर्भर करते हुए यह अनुमान लगाना होता है। जीरो फिर शिकारा को निर्देश देता है कि वह अपने घुटने ऊपर रखे, पीठ दीवार से लगाकर बैठे और बाड़ से चिपक कर रहे। जैसे जैसे समय खत्म होने का समय करीब आता है, सभी यह उम्मीद करते हैं कि उनका रिंग नंबर सही होगा। एमसीओ फिर कंटेनर खोलती है और सही उत्तर 4 बताया जाता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सकुरा ने सही उत्तर दिया है और बाकी सभी को जल्द ही मौत का सामना करना पड़ेगा। लोहा की गेंदें फेंकी जाती हैं और सौभाग्यवश बाड़ के पास बैठे सभी जीवित बच जाते हैं। तभी जीरो शिकारा को बताता है कि उसे सही उत्तर का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह सोचता था कि खेल का उद्देश्य यह नहीं था कि कौन सा चेहरा ऊपर आए। जब एमसीओ ने कहा कि जो भी रिंग में रहेगा वह अगले खेल में शामिल हो सकता है, तब जीरो को समझ में आता है कि खेल का उद्देश्य यह नहीं था कि कौन सा चेहरा आएगा, बल्कि वह यह देखना चाहती थी कि क्या वे निरीक्षक होने के लिए पर्याप्त चौकस हैं ताकि वे लोहे की गेंद और रिंग के बीच अंतर को नोटिस कर सकें। हालांकि जीरो को लोहे की गेंद का आकार नहीं पता था, इसी कारण वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। जीवित बचने वाले प्रतिभागी अपनी बचत से खुश होते हैं, लेकिन उनका मूड जल्दी बदल जाता है जब वे रिंग नंबर 5 में हलचल देखते हैं, जहां सभी लोग कुचलकर मर चुके हैं। फिर एमसीओ घोषणा करती है कि रिंग में शेष प्रतिभागी मुख्य प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकते हैं। वह जीरो से नियमों का उल्लंघन करने के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन तभी उसके एक अनुयायी ने उसके कान में कुछ कहा।
यह पता चलता है कि सीईओ मुरियो ने जीरो के नियम उल्लंघन को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें और अधिक दिलचस्प होने वाली है। इसके बाद प्रतिभागियों को पार्क ड्रीम किंगडम में लाया जाता है जहां अगला खेल क्वार्टर जंप खेला जाएगा। एमसीओ घोषणा करती है कि शिरुबे और जीरो एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे। शिरुबे पहले जाएगा और एमसीओ उसे खेल के नियम समझाती है। वह एक ऊंचे मंच पर खड़ा होगा जो जमीन से 50 फीट ऊंचा होगा और उसके चेहरे पर एक मास्क होगा। उसके मंच के चारों ओर 4 अन्य मंच होंगे जो केंद्रीय मंच से 1 फुट की दूरी पर होंगे। इनमें से 3 को बंद कर दिया जाएगा ताकि जीरो के पास केवल एक सुरक्षित निकासी हो। उसके बाद उसका मास्क हटा दिया जाएगा ताकि वह 10 सेकंड तक चारों ओर देख सके। समय समाप्त होने पर उसे फिर से मास्क पहनने के लिए कहा जाएगा और मंच घूम जाएगा। फिर जीरो को सही दिशा में कूदना होगा। अगर वह बंद की गई दिशाओं में से किसी दिशा की ओर कूदता है तो वह 50 फीट नीचे गिर जाएगा, जिससे न केवल खेल हार जाएगा बल्कि उसकी जान भी जाएगी। वह सुरक्षा जांचने के लिए चीजें फेंक नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह भी खुलासा होता है कि अगर दोनों प्रतिभागी सही कूदते हैं तो जो कम समय लेगा वह जीतेगा। खेल में एक घातक मोड़ डालने के लिए 4 लोग प्रतिभागी से जुड़े होंगे जिन्हें केंद्रीय मंच के चारों ओर रखा जाएगा, जिनमें से 3 बंद दरवाजों के पीछे होंगे और केवल एक सुरक्षित निकासी पर होगा। ये 4 लोग आवाज के रूप में कार्य करेंगे और प्रतिभागी को अपनी दिशा में कूदने के लिए प्रेरित करेंगे। जो भी सफल होता है उसे एक गोल्डन रिंग मिलेगा। एमसीओ यह भी जोड़ती है कि जो व्यक्ति 4 गोल्डन रिंग्स प्राप्त करेगा वह सोनिक बन जाएगा और नकद पुरस्कार जीतेगा। थोड़ी देर बाद खेल शुरू होता है और मंच घूमना शुरू होता है। पूरी तरह से उलझा हुआ जीरो यह पहचान नहीं सकता कि सुरक्षित निकासी कहां है। 10 मिनट का टाइमर शुरू होता है और उसे अपने दोस्त हिरोशी की आवाज आती है जो बंद निकासी से आ रही थी। हिरोशी चिल्लाता है कि वह खेल में अपनी मदद करने के लिए स्वेच्छा से आया है और कहता है कि वह सुरक्षित क्षेत्र में है। वह जीरो को अपनी दिशा में कूदने की सलाह देता है, यह व्यक्त करते हुए कि अब वह अंततः मददगार हो सकता है। जीरो जानता है कि उसका दोस्त कभी उसे असुरक्षित क्षेत्र में कूदने के लिए नहीं कहेगा, भले ही कोई उसके सिर पर बंदूक रखे। हालांकि कूदने से पहले वह फिर से हिरोशी को परखने का निर्णय लेता है। जीरो उससे काम से संबंधित सवाल पूछता है जिसका उत्तर हिरोशी सही देता है। इसके बावजूद हमारा नायक एक आखिरी सवाल पूछने का निर्णय लेता है। वह हिरोशी से उसके चश्मे के हाथों को देखने के लिए कहता है जहां वे कानों से जुड़ते हैं। उस हिस्से में संख्याएं और प्रतीक होते हैं जो फ्रेम और लेंस के माप को दर्शाते हैं। जीरो, जिसकी याददाश्त शानदार है, उन संख्याओं को याद कर चुका है क्योंकि उसने उन्हें उसी दिन पहले देखा था। वह चाहता है कि हिरोशी उन्हें जोर से दोहराए। यह वही पल था जब धोखेबाज का पर्दाफाश हुआ। यह पता चलता है कि जेन ग्रुप के लोगों ने पहले हिरोशी को धोखा दिया था और उसे लगता था कि वह जीरो की मदद कर रहा था, जबकि वे वास्तव में उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि एक एआई प्रतिकृति बनाई जा सके जो हम सभी के लिए एक डरावनी संभावना है। जब धोखेबाज यह दावा करता है कि उसने चश्मे को बहुत समय पहले खरीदा था और आंकड़े गायब हैं, तो जीरो तुरंत महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। वह धोखेबाज को उजागर करता है और अपनी मौत से बच जाता है। पहले असफल प्रयास के बाद अब दूसरे आवाज को जीरो को कूदने के लिए मनाने का समय आता है। वह व्यक्ति जीरो का हाई स्कूल सहपाठी और एक प्रतिभागी काजुमा है। उसी दिन उसने साई के समूह से जीरो को बचाया था। यह दयालुता उसकी सुरक्षित निकासी पर होने का दावा करने को मजबूत करती है। काजुमा फिर जोर से कहता है कि उसने हमेशा हाई स्कूल में जीरो की सराहना की और उसकी तेज सोच से प्रेरित हुआ। जबकि वह बात कर रहा होता है, यह दिखाया जाता है कि काजुमा असुरक्षित निकासी पर खड़ा है और वास्तव में वह जीरो को मरता हुआ देखना चाहता है। ऐसा लगता है कि वह खेल में एक व्यक्तिगत प्रतिशोध लेकर आया है जिसे जीरो पूरी तरह से अनजान है। यह रहस्य कि क्या जीरो अपने पुराने हाई स्कूल दोस्त पर विश्वास करेगा, अगले रोमांचक एपिसोड में ही उजागर होगा।